कल हम बेटा किसी कारण से क्लास नहीं ले पाया था। आज उस क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, और बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि सर पीछे वाला जो पोर्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा। वो बेटा मैंने आपको रफली समझाया था। संरचनात्मक उत्परिवर्तन जो था वो मैंने केवल आपको रफली समझाया था उसको कि हाँ इस प्रकार के संरचनात्मक उत्परिवर्तन होते हैं, तो इतना उसके ऊपर गौर नहीं करना है। अपने को यहाँ पर इसी के ऊपर गौर करना है कि आज मैं अपना जो परिवर्तन जो था उसमें हमने पढ़े थे, दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे। पहला परिवर्तन पढ़ा था गुणसूत्रीय परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और दूसरा पढ़ा था जीव उत्परिवर्तन। दूसरा जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? जीव उत्परिवर्तन। दो प्रकार के उत्परिवर्तन हमने पढ़े थे, और उसके अंदर जीव उत्परिवर्तन में हमने दो प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा था संख्यात्मक, फर्स्ट वन पढ़ा था संख्यात्मक, संख्यात्मक अपना पहला था, और आज अपन पढ़ रहे हैं दूसरा संरचनात्मक। संख्यात्मक क्या हमने उसके अंदर अगर क्रोमोसोम्स के जो सेट है उसमें एक सेट में पूरी वृद्धि हो जाए, एक सेट में पूरी कमी हो जाए, या क्रोमोसोम्स के एक सेट में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए या एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, हमने उस चीज तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संरचनात्मक नाम ही आ रहा है, देखिए बेटा संरचनात्मक उत्परिवर्तन मतलब परिवर्तन जो हो रहा है, अचानक जो परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? संरचना में परिवर्तन हो रहा है। उसकी जो स्ट्रक्चर है, गुणसूत्र की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो कुछ इस प्रकार की उसकी संरचना होती है, ठीक है। इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, इसको अर्ध क्रोमेटिड्स कहा जाता है, ये भी अर्ध क्रोमेटिड्स है, और ये दोनों मिलकर आपके क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। इसको वर्णकणिकाएं कहते हैं, एक सिंगल आर्म से क्रोमोसोम्स की, इनको क्रोमेटिड कहेंगे और इसको वर्णकणिका कहेंगे। इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं जिनको कणिका कहते हैं। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। इसको क्रोमोसोम अर्ध क्रोमेटिड है, हाफ क्रोमेटिड, और इनको भी हाफ क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इस स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है तो क्या डेफिनेशन देंगे हम इसकी? गुणसूत्रों की सामान्य संरचना, जो जनरल स्ट्रक्चर है, सामान्य संरचना जो है उसके अंदर सामान्य संरचना में अगर क्या हो जाए? गुणसूत्रीय विपथन हो जाए, या गुणसूत्र क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, टूट जाए, या किसी कारण से उसके अंदर विपथन हो जाए, या किसी अन्य कारण से उसके अंदर क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स था आपके सामने, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो क्रोमोसोम्स था, मान लीजिए क्रोमोसोम्स पहले इसकी सामान्य आकृति ये थी, कुछ ये इसकी कुछ सामान्य आकृति थी, और इसके अंदर उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ। तो उत्परिवर्तन होने पर क्या हुआ? इस क्रोमेटिड वाला ये जो छोटा सा पोर्शन था, एक क्रोमोसोम्स का अर्ध क्रोमेटिड की एक जो भुजा थी, उसका आधा भाग, आधे से कुछ अधिक आधा भाग जो है वो आपकी क्या हो गया? लैप्स हो गया, समाप्त हो गया। ये वाला जो पोर्शन था वो यही तक था, और ये लैप्स हो गया। तो ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे अल्पता। क्या कहेंगे? अल्पता, डेफिशिएंसी। मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम्स की जो साइज थी, नॉर्मल जो उसकी आकृति थी, उसके अंदर कमी आई है, और कमी आएगी तो सीधा सा पॉइंट क्या हो जाएगा? उसके अंदर जीनों की संख्या जो है उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जीनों की संख्या में क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी।
और सीधी सी बात है, अगर कमी होगी तो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जो किसी कार्य या लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। और अगर मान लीजिए वो जीन यहाँ से कोई चला गया तो वो अपने शरीर की जो एक्टिविटी है, क्रियाविधि जो है वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी। तो ये आपके इस प्रकार के कुछ कारण हो सकते हैं, अवस्था हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट वन आप पहले नोट कर लीजिए, क्रोमोसोम संरचनात्मक उत्परिवर्तन हम किसे कहेंगे, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। गुणसूत्रों की सामान्य संरचना में गुणसूत्रीय विपतन और अन्य किसी कारण से परिवर्तन हो जाता है। यहां आप चाहे उत्परिवर्तन भी लिख सकते हैं, उत्परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, हो जाता है, और उसे हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर बात। संरचना में उसमें डिफरेंस आए, अगर संरचना में डिफरेंस आएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जीनों की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो सकता है, मे बी पॉसिबल। क्या जीन का जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई जीन जमे हुए हैं आपके, ये कोई ए जीन है, ये बी जीन है, ये सी जीन है और ये डी जीन है। ये सारे जीन मिलकर आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए आपके जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पाचन आहार नाल के अंदर जो जो क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का काम ये क्रमबद्ध रूप से करते हैं। अब मान लीजिए कि क्रम में चेंजेस हो गया, तो पहले बी आ गया, फिर ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, कुछ ऐसा क्रम हो गया, तो या और भी कुछ परिवर्तन हो गया, डी आ गया यहाँ पर और सी आ गया यहाँ पर, तो जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या तो जीनों की व्यवस्था में, और अगर जीन की स्थिति में परिवर्तन हो गया या विलुप्त हो गया तो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का क्या हो जाएगी, असामान्य हो जाती है। शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं जो है, डिफरेंट जितनी भी अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, और भी बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो सारी क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। तो यहां पर जब अबनॉर्मलिटी की बात आती है तो यह निम्न प्रकार का हो सकता है, संरचनात्मक उत्परिवर्तन जो है, उत्परिवर्तन के प्रकार, संरचनात्मक उत्परिवर्तन के प्रकार। संरचनात्मक उत्परिवर्तन के जब प्रकार की बात आती है तो इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रकार जो होता है वो अल्पता, सीधी सी बात कहूं तो कमी। दूसरा जो प्रकार है, सेकंड टाइप का जो प्रकार है आपकी, उसमें सेकंड टाइप के प्रकार की जब बात करते हैं तो उसमें बोला जाता है गुणन, मल्टीप्लेक्शन। मल्टीपल हो गए मतलब उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, जीनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है उसमें वृद्धि हो जाएगी। थर्ड वाले जो पोर्शन की बात करते हैं, तीसरा जो प्रकार अपन पढ़ते हैं स्थानांतरण, या स्थानांतरण कह लीजिए। स्थानांतरण हो गया, क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, मतलब क्रोमोसोम्स का कोई पार्ट था वो मान लीजिए पहले यहां पर था और इसका क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, घूम के दूसरी अंग पर आ गया। ये यहां पर आ गया तो इसको कहते हैं स्थानांतरण। तो यहां पर जो एक जीनों का सीक्वेंस था वो भी गड़बड़ा जाएगा, और अगर वो गड़बड़ा गया तो जो एक्टिविटीज है अपने शरीर की वो क्या होगी, प्रभावित होगी। थर्ड वन पॉइंट अपना फोर्थ जो आता है प्रतिलोमन।
प्रतिलोमन, मतलब वो अपनी जगह पर इतना भ्रमित हो गया कि वो वापस आगे से बढ़कर पीछे आ गया। ये वाला जो पोर्शन था वो इतना बेंड होकर वापस यहाँ आ गया कि जो सेकंड वाला पोर्शन था वो भी इससे ही बढ़ गया। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज तो हुए, लेकिन सेम क्रोमोसोम इंक्रीज हुए। तो अगर ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जो जीन थे वो एब्सेंट हो जाएंगे और यहाँ पर अपनी संरचना ये बना देगा। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्शन, इसको कहते हैं प्रतिलोमन। तो ये कुछ प्रकार थे जिनकी हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पता की। अल्पता किसे कहेंगे? अल्पता किसे कहेंगे? अल्पता की बात करते हैं अल्पता की बात करते हैं सबसे पहले मैं अल्पता की बात करूंगा यहाँ पर। अल्पता किसे कहेंगे? अल्पता की जब बात होती है तो सबसे पहले अल्पता की जब बात होती है तो डेफिनेशन लिखिए, गुणसूत्र के किसी एक खंड का लुप्त हो जाना, अल्पता कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्पता कहलाता है हो जाना, जिससे गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है। मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम था आपका, इसमें उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपके इतना सा जो भाग था, ये वाला जो पोर्शन था वो कम बढ़ गया, लुप्त हो गया। अब इस वाले पोर्शन से जितना भी अपने फिजिकल एक्टिविटीज थी, अपने बॉडी के जो पार्ट्स बन रहे थे वो क्या हो जाएंगे? बनना बंद हो जाएंगे, या उनकी क्रियाविधि जो है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जब बढ़ते हैं हम, अपना जो सेकंड पॉइंट जो है उसके ऊपर बढ़ते हैं, तो यह आपके कहलाता है अल्पता, कमी। गुणसूत्रों के किसी एक खंड का लुप्त हो जाना या उसके कुछ भाग का लुप्त हो जाना, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट में अपना पॉइंट आता है गुणन, मल्टीप्लेक्शन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गुणसूत्रों के किसी भाग का गुणन हो जाना, जिससे उस स्थान पर उपस्थित जीनों का उस स्थान पर उपस्थित जीनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? संख्या भी गुणित हो जाती है। ये मान लीजिए आपका क्रोमोसोम जितना था पहले, और इसके अंदर क्या हो गया? मल्टीप्लेक्शन हो गया, और वो भी मल्टीप्लेक्शन किस प्रकार का हुआ? गुणन किस प्रकार का हुआ? पहले
था वो इतना ही था, पहले जो क्रोमोसोम्स था वो कितना था, इसकी इक्वल ही था, लेकिन उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, मल्टीप्लेक्शन हो गया, तो वो जीन क्या हो गए, मल्टीपल हो गए, तो उसकी साइज में क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट तरफ बात करते हैं स्थानांतरण, मूवमेंट हो गया, गमन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। अब देखते हैं इस पॉइंट को कैसे करते हैं अपन, उस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, स्थानांतरण की। जब किन्हीं दो असंजात गुणसूत्रों में, इसने क्या कहा, असंजात गुणसूत्र जो होते हैं कि कुछ भागों का विनिमय या आदान प्रदान हो जाते हैं, असंजात गुणसूत्र जो होते हैं उनके क्या होता है, कुछ भागों का क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाता है। कैसे स्थानांतरण होता है उस चीज को समझ लीजिए, स्थानांतरण से मतलब क्या है, लिखिए, असंजात गुणसूत्रों असंजात मतलब जिनकी उत्पत्ति एक क्रोमोसोम से नहीं हुई है उनको कहेंगे संजात, असंजात, ठीक है। गुणसूत्रों के किसी भाग का आदान प्रदान हो जाना, आदान प्रदान हो जाना, अगर ये चीज मैं कहूं तो इसको जीन विनिमय में भी कह सकता हूं, जीन विनिमय हो जाना क्या कहलाएगा, स्थानांतरण कहलाता है। कैसे होता है उसको समझ लीजिए। स्थानांतरण के लिए देखिए बेटा क्या चीज थी, यहां पर ये मान लीजिए आपका एक क्रोमोसोम था और ये उसी का सेकंड पोर्शन था जो असंजात गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। ये भी एक अलग क्रोमोसोम है, इसका भी है। अब इसका भाग कुछ भाग टूटकर इसके अंदर आ गया, इसका भाग टूटकर कुछ इसके अंदर आ गया, ये तो दोनों संजात हुए। क्यों हुआ, क्योंकि इनका ओरिजिन जब हुआ था इसके, तो ये दोनों से ये अजात हो गए, अलग अलग हो गए। अब देखिए क्या हुआ स्थानांतरण के अंदर, इनमें क्रॉसिंग होगी और क्या हुआ, थोड़ा छोटा बना रहा हूं बेटा क्योंकि साइज में थोड़ी कमी है, इस हिसाब से थोड़ा छोटा बना रहा हूं उसको। स्थानांतरण हो गया और इसके अंदर कौन सा आ गया, इसका जो कुछ भाग था वो स्थानांतरित हो गया। आपने नॉन सिस्टर क्रोमैटिड असंजात गुणसूत्रों के किसी भाग का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, तो उसको कहते हैं स्थानांतरण, डुप्लीकेशन। यहां तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये मिटा रहा हूं बेटा ऊपर का, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है अपना, लास्ट वन बच रहा है अपना प्रतिलोमन। क्या कहलाता है, प्रतिलोमन, प्रतिलोमीकरण भी कहते हैं, इन्वर्टेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेशन में इसमें एक ही गुणसूत्र में उसका कुछ भाग घूमकर पुनर्विन्यासित हो जाता है। मान लीजिए इसके ऊपर समझे अपन, तो इसमें लिख दीजिए एक ही गुणसूत्र का कोई भाग, कोष्टक में कर लो भुजा, पुनः घूमकर पुनर्विन्यासित हो जाती है, पुनर्विन्यासित
उसे हम क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय विपतन। अब देखिए होता कैसे, इसको थोड़ा समझ लो, डायग्रामेटिकली समझ लोगे तो चीज क्लियर हो जाएगी आपके सामने। मान लीजिए आपका कोई एक क्रोमोसोम्स था और इसके अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब म्यूटेशन हो गया तो साहब क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ, ऊपर वाला पोर्शन तो एज इट इज था, लेकिन जो नीचे वाला था ये भी नॉर्मल था, लेकिन जो नीचे वाला जो था वो घूम कर पुनः पुनरित हो गया, सर्कुलाइट हो गया, बहुत लंबा हो गया। और लंबा होने के कारण वो इतना क्लोजली आकर इससे जुड़ गया, यहाँ आकर इतना क्लोजली जुड़ गया कि उसी ने दूसरी भुजा का निर्माण कर दिया। उसी ने क्या कर दिया, ये जो सेकंड आर्म जो थी, नीचे वाली जो सेकंड आर्म थी, उसका निर्माण इसी ने आकर इसने घूम के कर दिया। तो इसको कहते हैं पुनर्विन्यासित होना। एक बार वापस समझ लो इस चीज को कैसे है, किस प्रकार से है। ये क्रोमोसोम आपका नॉर्मल था, लेकिन इसके अंदर म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने से क्या मतलब हुआ, ऊपर वाले दोनों अंश तो नॉर्मल थे, लेकिन नीचे वाली एक आर्म जो थी वो इतनी कुंडलित हो गई, घूम गई कि उसने आकर सेंटर पॉइंट से आकर जो दूसरी नीचे वाली जो दूसरी आर्म थी उसका निर्माण भी उसने खुद ने ही कर दिया। तो ये तो आगे में यही घूम के आया था, तो ये सेम टू सेम जीन क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। तो ये दोनों जो आर्म्स जो है वो सेम किसी कार्य को, सेम लक्षण को नियंत्रित करेगी, उसकी जो क्रियाविधि है उसको कंट्रोल करेगी, या अपने बॉडी का कोई पार्ट बनाएगी। तो ये आपके क्या कहलाता है, संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहलाता है। संरचनात्मक उत्परिवर्तन का ये होगा प्रतिलोमन, और इसको ये जो विधि है इसको कहते हैं प्रतिलोमीकरण। प्रतिलोमीकरण, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिलोमीकरण कहेंगे। क्लियर बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? देख लीजिए एक बार अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, इसके अंदर कोई समस्या हो तो। हमने कहा संरचनात्मक उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना में अगर गुणसूत्रीय विपतन या अन्य किसी कारण से उसकी संरचना में कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहेंगे। संरचनात्मक उत्परिवर्तन होगा तो जीनों की जो संख्या है उसमें कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, सेम जो क्रोमोसोम से उसके नंबर्स बढ़ सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो उसके आधार पर हमने संरचनात्मक उत्परिवर्तन को 4 प्रकार में बांटा। सबसे पहला था अल्पता, दूसरा था गुणन। गुणन का मतलब मल्टीप्लेक्शन, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बढ़ जाएगा और उसकी किसी भाग में गुणन हो जाता है, इसके फलस्वरूप उस स्थान पर उपस्थित जो जीन है उनकी संख्या में भी क्या हो जाएगा, गुणन हो जाता है। स्थानांतरण मतलब मॉडिफाइड हो जाएंगे, एक से दूसरे हो जाएंगे, और ये हमेशा होगा असमजात गुणसूत्रों के मध्य, समजात गुणसूत्रों के मध्य नहीं होगा। इस पॉइंट को थोड़ा नोटेड ले लें, असमजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। प्रतिलोमन की बात करें तो एक ही गुणसूत्र के कोई भाग या भुजा का पुनर्घूमकर पुनर्विन्यासित हो जाना, हो जाती है, या पुनर्विन्यासित होना क्या कहलाएगा, आपका प्रतिलोमीकरण कहलाता है। अगर ये घूमकर उसी पे आएगा तो दोनों आर्म्स जो है वो तो सेम फंक्शन करेगी, और सेम फंक्शन करेगी तो उनका जो काम है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां तक हमने बात करी, ये तो थी संरचनात्मक उत्परिवर्तन। अब बात करते हैं जो सेकंड टाइप है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सेकंड टाइप की जब मैं बात करूं तो सेकंड टाइप की बात करते समय अपने को ध्यान रखना है, अपने कहा सेकंड प्रकार जो है वो अपना होता है जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, जीन उत्परिवर्तन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। क्या जीन उत्परिवर्तन क्या होगा, व्हाट इज द जीन उत्परिवर्तन, व्हाट इज द जीन म्यूटेशन। फर्स्ट वन जीन म्यूटेशन किसे कहेंगे, सेकंड टाइप अपना जो है वो है जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन क्या हो गया, जीन म्यूटेशन। तो जीन उत्परिवर्तन क्या लेंगे, वह उत्परिवर्तन, डेफिनेशन लिख लीजिए, वह उत्परिवर्तन
वह उत्परिवर्तन जो डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए की, डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना में, रासायनिक संरचना जो केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होती है, संरचना में परिवर्तन, परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उसे जीन उत्पन्न होता है, संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। क्यों बेटा डीएनए आरएनए इसने सब ध्यान क्यों दिया? इस पॉइंट को थोड़ा नोटेट करिए। डीएनए आरएनए इसने सब क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि जीन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? डीएनए पर होते हैं, और डीएनए में जब कुंडलन होता है तब आपके क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। हमने कहा गुणसूत्र के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, अब संख्यात्मक भी हो सकता है, संरचनात्मक भी हो सकता है। तो संख्यात्मक के बारे में पढ़ा कि अगर 2n+1 हो जाए, 2n+2 हो जाए, 2n प्लस और भी हो जाए, जो भी बात है, 2n+4 भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये हो जाता है तो वो तो हम कहेंगे गुणसूत्रीय परिवर्तन। अब हम कहें कि डीएनए जिसके ऊपर जीन पाए जाते हैं, अगर इस डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई परिवर्तन आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। मान लीजिए आपका डीएनए था और इसकी जो स्ट्रैंड थी वो नॉर्मली पहले सिंपल थी, लेकिन बाद के अंदर क्या होगी? नॉर्मली पहले तो कैसी थी? सिंपल थी, लेकिन बाद के अंदर उसमें डिफरेंट आ गया, चेंजेस आ गया, परिवर्तन आ गया, तो वो आपके कहलाएगा जीन उत्परिवर्तन। क्या कहलाएगा? जीन उत्परिवर्तन। आप डेफिनेशन के अंदर अच्छे से समझ ले इसको। डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहेंगे जीन उत्परिवर्तन। क्यों कहेंगे? क्योंकि डीएनए के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो अगर जीन की संरचना में कोई परिवर्तन हो गया, ठीक है, जीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो गया, तो उसको हम कहेंगे जीन उत्परिवर्तन। इसी का एक सेकंड पॉइंट, इसी के अंदर एक पॉइंट होगा बिंदु उत्परिवर्तन। बहुत टिपिकल क्वेश्चन, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। ये बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बिंदु उत्परिवर्तन देखिए, बिंदु उत्परिवर्तन की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? डीएनए पर पाए जाने वाले, डीएनए पर पाए जाने वाले, सॉरी डीएनए पर क्या कहेंगे? जीन में उपस्थित, जीन में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन जो बेस है, नाइट्रोजन क्षारक के क्रम में परिवर्तन या किसी क्षारक के स्थान पर, किसी क्षारक के स्थान पर अन्य क्षारक का आ जाना का उत्परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप आ जाना
बिंदु उत्परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिंदु उत्परिवर्तन। अब देखिए समझिए कैसे। मान लीजिए कोई एक जीन था, सामान्यतः एक जीन जो है वो 3 नाइट्रोजन कोड से कोडेड होता है। जैसे कि मान लीजिए AUG है, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, ठीक है, ये 3 से कोडेड होता है। अगर इस U के स्थान पर कोई दूसरा कोडेड आ जाए, A, ठीक है, U के स्थान पर T आ गया और G आ गया, तो ये जो परिवर्तन कहलाएगा वो आपके बिंदु उत्परिवर्तन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनिक क्षारक के क्रम में या किसी नाइट्रोजनिक क्षार के अन्य क्षार के आ जाने पर, किसी क्षारक पर अन्य क्षारक का उत्परिवर्तन आ जाना, फलस्वरूप उत्परिवर्तन के फलस्वरूप आ जाना क्या कहलाएगा? इसके बाद क्षारक का उत्परिवर्तन के फलस्वरूप आ जाना क्या कहलाएगा? बिंदु उत्परिवर्तन कहलाएगा। इसका एग्जांपल आपके सिक्कल सेल एनीमिया है। सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया होता है, सिक्कल सेल एनीमिया होता है जिसमें ग्वानिन के स्थान पर GU, ग्वानिन जो होता है GU, किसके स्थान पर? GUG के स्थान पर, GUG के स्थान पर, GAG के स्थान पर, GAG के स्थान पर जो ग्वानिन बनाता है, क्या बनाता है? ग्वानोसिन बनाता है, उसके स्थान पर वेलिन आ जाता है, वेलिनिन आ जाता है, क्या आ जाता है? वेलिनिन आ जाता है, CAC आ जाता है, जो वेलिनिन का कोड करता है। किसको कोडेड करता है? वेलिनिन को कोड करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं। सिक्कल सेल एनीमिया एक बेसिक डिजीज है जो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होती है, जिसमें ग्वानिन के स्थान पर, इसके स्थान पर, ग्वानिन के स्थान पर वेलिनिन बनना प्राप्त हो जाता है। GAG जो था वो किसमें बदल जाता है? GUG में बदल जाता है। GAG जो है वो किसमें बदल जाता है? A के स्थान पर क्या आ जाता है? U आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिक्कल सेल एनीमिया होता है। A जो है वो क्या बनाता है? आपके ग्लोब्यूलिन जीन है, बीटा ग्लोब्यूलिन जीन है, बीटा ग्लोबिन जीन है जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को बनाता है। लेकिन अगर इस A के स्थान पर U आ जाता है तो ये U क्या बनाने लग जाता है? वेलिनिन बनाने लग जाता है। क्या बनाने लगता है? वेलिनिन बनाने लग जाता है, वेलिनिन, और ये ग्लूटामिन, ठीक है। तो बीटा ग्लोबिन जीन जो है वो वेलिनिन जीन में बदल जाता है, जो वेलिनिन का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि केवल एक क्रोमोसोम्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ओनली फॉर 1 क्रोमोसोम्स चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे बिंदु उत्परिवर्तन। क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को फ्रेंडशिप उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए के जो क्षार युग्मक है के बढ़ने और घटने और बढ़ने से फ्रेंडशिप उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर आपके जो क्षार युग्मक है उनकी संख्या घटती है या बढ़ जाती है, डीएनए के ऊपर जो क्षार युग्मक जो होते हैं, ये डीएनए है, GATCGTA, अगर इनके क्षार युग्मक ये बढ़ जाए, वृद्धि होती है या कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेंडशिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेंडशिफ्ट म्यूटेशन तो लिख लीजिए, डीएनए के क्षार युग्मकों में, डीएनए के क्षार युग्मों की संख्या में कमी या वृद्धि को फ्रेंडशिफ्ट म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप म्यूटेशन कहते हैं।
उसे हम क्या कहेंगे, टाइम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक की हमने बात कर ली। अब देखिए बेटा, लिखिए जल्दी से उत्परिवर्तन की विशेषता। जब इसकी विशेषताओं की बात आती है, जब उत्परिवर्तन की क्या आ जाती है, विशेषताओं की बात आती है, तो उत्परिवर्तन की क्या विशेषता है? उत्परिवर्तन की विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषता, फर्स्ट उत्परिवर्तन की विशेषता है। उत्परिवर्तन की विशेषता, पहली विशेषता है अचानक उत्पन्न होते हैं। अचानक उत्पन्न होते हैं। लक्षण जो है उत्परिवर्तन में, उत्परिवर्तन जीवों में अचानक उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन अचानक उत्पन्न होता। सेकेंड, इसका बेसिक कैरेक्टराइजेशन क्या है? इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, निश्चित दिशा नहीं होती। थर्ड वन कैरेक्टर क्या कहता है? उत्परिवर्तन के कारण नए गुण उत्पन्न होते हैं। गुण उत्पन्न होते हैं जिससे नई संतति, नई जातियां विकसित होती है, जन्म लेती है, नेक्स्ट पॉइंट, जनन कोशिका में उत्परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं। जो जनन सेल्स है, जनन कोशिका में उत्पन्न, जो उत्परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं। जनन कोशिका में उत्पन्न होने वाले जो उत्परिवर्तन है वही वंशानुगत होते हैं। उत्परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं। नेक्स्ट वन, अंगों की उत्पत्ति को उत्परिवर्तन के आधार पर समझा जा सकता है। अंगों की जो उत्पत्ति हुई, अंगों की जो उत्पत्ति हुई, अंगों की उत्पत्ति को उत्परिवर्तन से समझा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। आप समझ सकते हैं, उसको नॉर्मली समझ जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ उत्परिवर्तन की विशेषता है, बेसिक विशेषता है। कल अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक करेंगे आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है। और वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है कई बार उत्परिवर्तन के कारण भी सामने आते हैं, कई बार अपने बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए, उससे भी हो जाए। पॉइंटों को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास यहीं पर आप करेंगे। अचानक उत्पन्न होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली डेफिनेशन में कह दिया है, वह परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं वह उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसकी विशेषता है, इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता। मान लीजिए ये उत्परिवर्तन का बिंदु है, ये कमी की ओर भी हो सकता है, इसमें कमी भी हो सकती है, मतलब कोई लक्षण समाप्त भी हो सकता है और वृद्धि भी हो सकती है, मतलब कोई लक्षण सामने प्रदर्शित भी हो सकता है। दोनों कंडीशन पॉसिबल। थर्ड वन, नए गुण उत्पन्न होते हैं, नए कैरेक्टर सामने आएंगे। मान लीजिए अपना अभी हम कहते हैं होमो फ्यूचरियस, जो नया मानव आने वाला है, उसके अंदर ये लास्ट फिंगर जो है अपनी वो नहीं होगी, सिर जो है वो गंजा होगा। तो ये क्या कहलाएगा? मतलब उसमें क्या हुई है? कमी हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की कमी हुई है, नए गुण उत्पन्न होंगे जो आज तक पहले भी मानव में नहीं थे। तो ये चीजें आएगी। अब हम कहते हैं कि प्राचीन कपि की बात करें तो उसके शरीर पर पूरे बाल पाए जाते थे, अपने नहीं पाए जाते हैं।
तो ये क्या हुई है, कमी हुई है। पहले पूंछ पाई जाती थी, अपने जो पूर्वज जो थे उनमें कहते हैं पूंछ होती थी अपने अंदर, जो छोटी कशेरुक जो है वो पूंछ है। लेकिन ये जो कमी हुई है वो किसके कारण से हुई है, कमी हुई है। लेकिन अपना शरीर डेवलप हुआ है, वो सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते थे, हम सीधे खड़े होकर चल सकते हैं, तो ये वृद्धि इससे नए गुण उत्पन्न होता है, जिससे नई जातियों का विकास होता है। नई जातियां उत्पन्न हुई है, हम हुए। अपने पूर्वज जो थे वो बिल्कुल, किसी की सोच क्षमता बहुत अधिक थी, कुछ जो थे वो सीधे चल नहीं सकते थे, वो चारों हाथों पर चलते थे, हाथ भी उनके, हालांकि अपने हाथ जो है वो पैर ही है, पर उनमें मॉडिफिकेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो नई जातियों का विकास होता है। जनन कोशिका में उत्पन्न परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो होगा वो केवल जनन कोशिका का होगा। कैसे, मान लीजिए आपके माता पिता या मेरे माता पिता या कोई भी XYZ है, X और Y जो है वो अंधे थे, क्या इनकी जो संतान होगी वो भी अंधी होगी? नहीं, संतान अंधी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंधापन उसके किसके अंदर है, संरचनात्मक, जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम है, जो ऑटोसोम्स कोशिका है उनके अंदर है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर है। इसीलिए उनकी संतान अंधी पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो केवल जननिक कोशिकाओं में अगर परिवर्तन होता है तो ही वो वंशागत होगा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। अंगों की उत्पत्ति होती है, नए अंगों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। कुछ ऐसे अंग जो थे अपने, देखिए कहीं भी आप पीछे चले जाइए, अपने जो मिलते जुलते जो मैमिलियंस हैं उनकी तरफ बढ़िए, तो आप देखोगे कि उनके शरीर के जो नखून वगैरह थे वो काफी बड़े हुआ करते थे, उनकी उंगलियां जो थी वो अलग प्रकार की थी, उनका जो सिर था, उनका जो थोपड़ा था आगे का वो कुछ अलग प्रकार का था, लेकिन अपना कुछ मॉडिफाइड हुआ है, अपना कुछ अलग हुआ है। अपने शरीर में पहले जो थी वो उंगलियां सारी चिपकी हुई थी और एक पंजा हुआ करता था, जैसे कि हाथी के अंदर होता है, लेकिन अपने पांचों उंगलियां अलग है। तो अंगों की उत्पत्ति हुई है, नए अंग उत्पन्न हो सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर नए अंगों का निर्माण हो सकता है उत्परिवर्तन के फल से। लेकिन इसकी विशेषताओं के साथ इसके दुर्गुण भी है। उत्परिवर्तन के कारण कई प्रकार के जेनेटिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, म्यूटेशन होने के कारण, उत्परिवर्तन होने के कारण कई आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, क्लाइनफाइटर सिंड्रोम पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, अभी पीछे और नया फिनाइल एल्पिटोकीटोनीरिया ये भी है, पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये अपने अभी पीछे आएंगे सारे। हम यहाँ तक आज बात कर रहे हैं, कल की भी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर तुम पढ़ेंगे इससे आगे। तो यह आज का अपना टॉपिक था, हमने यहाँ तक खत्म कर लिया। तो आपका छोटा सा एक टॉपिक बच रहा है, लास्ट पॉइंट बच रहा है, उसको आज कल इस लेसन को खत्म करेंगे अपना, और नेक्स्ट वन अपन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो अपना जो सेकंड लेसन जो हमने कुछ छोड़ा था, जो पोर्शन उसको लेंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर फोर्थ लेसन की तरफ बढ़ के उसको भी समाप्त करेंगे। ठीक है, आज तक इतना है काफी। अगर किसी को कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे भेजिए, जब अपनी क्लास लगेगी, ऑफलाइन क्लास लगेगी, मैं आपको समझा दूंगा। पर आप एक बार इसको नोट कर लेना अच्छे से समझ के, और वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे कि आपको क्लियर हो सके चीजें। केवल एक बार देख के वीडियो को मत करें, आप 2-3-4 में देखें। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कोई बात नहीं, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुने। ओके।